हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग तरंग पढ़े हैं, इसे तरंग क्या होती है उस पर हम लोग देख लिए, बहुत ही अच्छे से समझे थे। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि ध्वनि क्या होती है। इसमें हम लोग समझेंगे कि ध्वनि क्या होती है, और ध्वनि के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, और ये ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। इन सभी पक्षों पर चर्चा करेंगे कि ये कब उत्पन्न होती हैं, कहाँ होती हैं, और ये सब जो तरंगे हैं किसके द्वारा सुनी जाती हैं, क्यों नहीं सुनी जा सकती हैं, कौन सी तरंगे होती हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे ध्वनि तरंगों पर प्रभाव क्या पड़ता है, ध्वनि तरंगे किसमें उनका वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग वेग होता है, उन पर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़कर देखेंगे ध्वनि तरंगों का गुण क्या होता है। जैसे उस पर हम लोग देखेंगे कि जो व्यतिकरण होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। अब आगे हम लोग दोस्त देखते हैं कि ये साउंड होता क्या है। ध्वनि ध्वनि दोस्तों एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे हमने बताया था, कंपन जो होती है, तरंगे एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जब कहीं डिस्टर्बेंस होता है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से एनर्जी क्रिएट होती है, तो उस एनर्जी को फैलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो ले जाती हैं वो लहरें होती हैं, वही तरंग होती है। इसी प्रकार से ये ध्वनि भी होती है कि जब ये ध्वनि क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कंपन के माध्यम से जहाँ से उत्पन्न होती है, और व्यक्ति के कानों तक पहुँचने के लिए कंपन, जो हवाओं में जो है हवा के पार्टिकल हैं, वो कंपन, उन्हीं पार्टिकल के माध्यम से ये कंपन होता है, और ये स्रोत से श्रोता तक कंपन के माध्यम से पहुँचता है। तो हम लोगों ने यहाँ ये देखा कि ध्वनि क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो कंपन के माध्यम से स्रोत से श्रोता तक पहुँचती है, यही होती है ध्वनि। और ये ध्वनि जो होती है तरंगे के माध्यम से चलती हैं, और इन तरंगों को जो है हम लोग, इन्हीं तरंगों को ध्वनि तरंगे कहते हैं। ये ध्वनि तरंगे क्या होती हैं दोस्त, ये जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, जैसे हम लोग तरंग पढ़े थे, बताए थे, तरंग जो है दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंग और ये अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंगे क्या होती है कि उनको आगे बढ़ने के लिए जो है किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, ठोस, द्रव या गैस। और जो अयांत्रिक तरंगे होती हैं उनको आगे बढ़ने के लिए इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप जल जाती है। जैसे एक्स रेज हो गया, यूवी रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट, और इन सभी जो हो गया, रेडियो वेव हो गई, इन सब होती है। और जो यांत्रिक तरंगे होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक जो है क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, और एक अनुदैर्ध्य तरंगे। यही होती है जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, वो जिधर उनको जाना रहता है उसके लंबवत गति करती हुई आगे बढ़ती हैं। तो ये हो गया ये अनुप्रस्थ तरंगे। और दूसरी प्रकार की होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, आगे बढ़ने के लिए कंपन के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। तो जैसे आवाज़ हो गई, तो यही होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये होती है साउंड वेव, क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे। ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं साउंड वेव। ये परीक्षा में खूब दबा के पूछा जाता है, साउंड वेव कौन सी तरंगे होती हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये हम लोगों को याद रखना होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं, जो अलग अलग इनका जो है आवृत्ति, अलग अलग कंपन के हिसाब से ये लोग जाने जाते हैं। अगर हम लोग बात करें इंफ्रासोनिक वेव, जो अवश्रव्य तरंगे होती हैं, ये ऐसी तरंगे होती हैं जिसे मानव नहीं सुन सकता, कुछ विशेष जानवर के द्वारा ये सुना जा सकता है। ये जो है अवश्रव्य तरंगे जो होती हैं, यही होती हैं अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे क्या होती है, इनकी जो आवृत्ति, कंपन करने की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम। यानी ये बड़े स्रोतों से उत्पन्न तरंगे होती हैं, इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत बड़ी होती है। इतनी बड़ी तरंगे होती हैं कि हमारे कानों तक ये जो है कानों को सेंसिटिव नहीं बना पाती हैं। तो यही जो है इंफ्रासोनिक वेव होती है। ये बड़े बड़े स्रोतों से, जैसे ज्वालामुखी, भूस्खलन इत्यादि के माध्यम से उत्पन्न होती है। बहुत बड़ी तरंगे होती हैं जो हमारे कानों के लिए सेंसिटिव नहीं होती हैं। इनकी जो है तरंगदैर्घ्य कंपन करने की शक्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम रहता है। हम लोग बताए वो जो आवृत्ति क्या होती है कि 1 सेकंड में कोई पार्टिकल जितना बार कंपन कर दे वही उसकी आवृत्ति होती है। तो ये जो होती है 20 या 20 से कम ही बार कंपन करती हैं। ये जो है इंफ्रासोनिक वेव जो होती है, ये हो गई। अगर अब हम लोग बात कर लें ये ऑडिबल वेव क्या होती है। ये ऑडिबल वेव यानी श्रव्य तरंगे, ये ऐसी तरंगे होती हैं जिन्हें व्यक्ति के द्वारा सुना जा सकता है। यानी इनकी तरंगदैर्घ्य, वो आवृत्ति कितनी होती है, अगर हम बात करें तो 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज तक। इसी को जो है 20 किलो हर्ट्ज भी बोला जाता है।
तो ये हो गई, यानी इनकी जो आवृत्ति होती है कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज तक विच होती है। तो यानी मानव की क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव की श्रव्य शक्ति कितनी आवृत्ति तक होती है जो मानव सुन सके। तो मानव की जो सुनी जाने वाली आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इतने बीच अगर आवृत्ति रहती है तो तरंगों की आवृत्ति, तो मानव सुन सकता है इन्हें। यही होती है ये ऑडिबल वेव, यानी मानव के द्वारा जो सुना जा सकता है वही होता है ऑडिबल वेव, यानी श्रव्य तरंगे। अगर अब हम लोग ये बात कर लें अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है दोस्त, जिसे हिंदी में पराश्रव्य तरंगे बोला जाता है। ये ऐसी तरंगे हैं कि जो है 20,000 जो हर्ट्ज है उससे अधिक बार इनकी आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 जो है हर्ट्ज से अधिक इनकी तरंगे जो कंपन करने की पावर होती है, इनकी आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन्हें जो है सुना नहीं जा सकता है। यानी जो अब यहाँ हम लोग देख ले, मानो जो सुनता है वो 20,000 से न हो, 20 हर्ट्ज से कम भी नहीं होना चाहिए और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये जो होता है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगे। ये जो होता है कुछ जानवरों के द्वारा इनको जो है, ये कुछ जानवर के लिए ये सेंसिटिव होता है। जैसे चमगादड़ हो गया, चमगादड़ जो हो गया वो देखता भी नहीं है रात में, लेकिन वो आराम से अपने शिकार को पहचान कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि उनमें जो ये होती है वहाँ से वो तरंगे, यही तरंगे छोड़ता है वहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव जो है चमगादड़ वगैरह, कि अगर कहीं जा रहे हैं तो वो देखता नहीं है और टकराता भी नहीं है, आराम से पास कर जाता है। यही तरंगे निकलती हैं और तरंगे जाकर कहीं से जहाँ आगे कोई वस्तु है वहाँ से टकरा कर इसके पास आती है, तो वो समझ जाता है कि आगे कुछ है, वो जो है अपना रास्ता चेंज कर लेता है। यही होती है अल्ट्रावेव। इसका चिकित्सा में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे जो ईसीजी करवाते हैं हर्ट्ज का अंदर का, फिर या फिर जो सोनोग्राफी करवाते हैं, उन सभी में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। जो शरीर के आंतरिक जो है, जो आंतरिक भाग है, हृदय, गुर्दा, फेफड़ा, इन सब के लिए जो चित्र बनाता है, तो यही जो है अल्ट्रासोनिक वेव ये छोड़ी जाती हैं और छोड़कर लौटती है तो यही चित्र बना देती है, ये होती है। और इनका बहुत ज़्यादा मेडिकली में यूज किया जाता है। और जैसे कपड़े की धुलाई, जो महंगे महंगे कपड़े होते हैं उनके धुलाई में भी ये प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो ऐसे घाट पर उनको पटक पटक कर तो साफ़ नहीं करेंगे, लेकिन यही होता है इनमें कि यही जो ले जाते हैं वहाँ, यही अल्ट्रासोनिक वेव वहाँ पर डाला जाता है और वह साफ़ हो जाती है। यही कुछ इनके उदाहरण होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अल्ट्रासोनिक वेव। अगर लोग इनकी चाल की बात करें, ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है, तो इनकी चाल को समझने के लिए दोस्त सबसे ज़्यादा जो है ठोस में होती है। ध्वनि तरंगों की चाल होती है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उससे कम जो होती है द्रव में होती है, और उससे कम जो होती है वो गैस में होती है। तो हम लोग देख ले, जैसे ध्वनि होती है उसका जो है अगर चाल पता करना हो तो सबसे ज़्यादा ठोसों में होता है। जैसे अगर हम लोग कहीं अगर लोहा में अगर ज़ोर से पीटे तो वह जो है उसकी कहीं से अगर जैसे कोई मान लीजिए है, अगर कहीं से ध्वनि तरंगें निकल रही हैं, वो गैस से भी होकर निकलना है और द्रव से भी होकर निकलना है और ठोस भी होकर निकलना है, तो ध्वनि तरंगें सबसे ज़्यादा तेज़ जो है ठोस से होकर जाएंगी। जैसे एक उदाहरण मान लीजिए, अब जैसे आप रेलवे पटरी पर कहीं खड़े हो जाइए और 100 मीटर आप हो और 100 मीटर के दूर आपका एक दोस्त है, तो अगर आप कान लगाकर रेलवे पटरी पर जो है सुन रहे हो और अपने दोस्त से जो 100 मीटर आपसे दूर है उससे कहेंगे कि आप हथौड़ा मारिए, अगर वो हथौड़ा मारेगा उसे रेलवे पटरी पर, तो आपको हथौड़ा की आवाज़ जो है 2 बार सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि एक तो जो है वो लोहा में से, पटरी में से आवाज़ आ रही है, जो ठोस में हो से, जो यानी ठोस से होकर आ रही है पर लोहा में से, वो आपके कानों तक जल्दी से पहुंच जाएगी। और दूसरी आवाज़ जो है हवा में से तरंग के रूप में जो आ रही है वो हो जाएगी, यानी आपको 2 बार सुनाई देगा। यही इसी से ये पता लग जाता है कि ध्वनि तरंगे जो होती है ठोस में उनकी गति ज़्यादा होती है और द्रव में उससे कम होती है और हवा में उससे कम होती है। यही इनकी अलग अलग चाल होती है। अगर हम ठोस में बात करें तो सबसे ज़्यादा दोस्त एल्युमिनियम में होता है, एल्युमिनियम में, निकिल में, फिर स्टील में, यानी इन सब में सबसे ज़्यादा जो है होती है। अगर द्रव में बात करें तो समुद्री जल में होता है सबसे ज़्यादा, समुद्री जल, क्योंकि समुद्री जल ज़्यादा जो है उसका जो है घनत्व तो ज़्यादा होता है समुद्री जल का। और उससे बाद अगर हम बात करें तो ये जो हम लोगों का ये साधारण जल होता है इसमें होता है, इन सभी में होता है।
अगर अब लोग हम लोग अगर गैस में बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में होगा, उसके बाद हीलियम में होगा और इस तरीके से वायु में होगा। तो इसी तरह से इनके गैसों में भी पाया जाता है, इनमें भी अलग अलग। अगर पूछे, अगर केवल ये पूछता है कि ठोस द्रव गैस में ध्वनि की चाल किस में सबसे ज़्यादा होगी, तो ठोस में सबसे ज़्यादा होगी, द्रव में उससे कम होगी और गैस में उससे कम होगी। यही होता है। मैंने एक उदाहरण बता दिया रेलवे पटरी वाला। रेलवे पटरी पर आप बैठ जाओ, 100 मीटर पर दोस्त को खड़ा कर दो और उससे कहो हथौड़ा मारो, तो आपको उस हथौड़े की जो सुन रहा है कान लगाकर, उसे 2 बार सुनाई देगा। एक बार उस पटरी में से जो आवाज़ आ रही है ठोस में से, और एक बार वो हवा में जो आएगी वो आपको पीछे से सुनाई देगा। यही होती है। अगर हम लोग इसके कुछ प्रभाव की बात कर लें, इसके जो प्रभाव होता है, अगर हम लोग इसकी कुछ प्रभाव पर चर्चा करें तो देखिए क्या होता है। प्रभाव, ध्वनि तरंगों पर प्रभाव का क्या फर्क पड़ता है। अगर दाब की हम लोग बात करें तो ध्वनि तरंगों पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब चाहे कुछ भी हो, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम लोग ताप का बात करें तो ध्वनि तरंगों पर ताप का प्रभाव पड़ता है। जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ जो है ध्वनि तरंगों की चाल ज़्यादा होगी, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ ध्वनि तरंगों की चाल जो है कम होती है। यानी अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो ध्वनि तरंगों की चाल भी अधिक होगी, अगर टेम्परेचर जो है कम होगा तो इसकी चाल भी कम होगी। तो ये हो गई है ये ध्वनि तरंगों की जो है चाल ताप के कारण। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि आप एक कमरे में हो, अगर आप वही एक दूसरा कमरा है, एक बहुत गर्म है और एक बहुत वहाँ एसी ओसी चल रही है, बहुत ठंडा हो, तो जो गर्म वाला कमरा है वहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा सुनाई देगी, और जो ठंडा वाला है वहाँ जो है वो थोड़ी सी आवाज़ जो है कम सुनाई देगी वहाँ। तो ये होती है ताप के कारण। और जो अगर हम लोग बात करें आर्द्रता पे, आर्द्रता हम लोग को जैसे मालूम है दोस्त क्या होता है, एकांक जो है क्षेत्रफल में, यानी एकांक वायुमंडल के जो एकांक क्षेत्रफल होता है उसमें उपस्थित जलवाष्प की मात्रा होती है। तो यानी वायुमंडल में जलवाष्प की कितनी मात्रा है वही जो है आर्द्रता होती है। अब जैसे मान लीजिए वायुमंडल है, इसमें जलवाष्प की मात्रा, ये मान लीजिए इसमें जलवाष्प है, ये जल की छोटी छोटी बूंदें हैं वायुमंडल में, तो इसको कहा ये हो गया। और अगर हम लोग बात करें एक, यानी आर्द्रता किसकी ज़्यादा है, तो इसकी ज़्यादा है क्योंकि इसमें जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है। आर्द्रता वही जल बताता है कि जलवाष्प कितना है। अगर जलवाष्प बहुत ज़्यादा है यानी आर्द्रता ज़्यादा है तो हमें आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, और आर्द्रता कम है तो वही आवाज़ हमें कम सुनाई देती है, क्योंकि जो है ठोस का थोड़ा सा उसमें ठोसपन आ जाता है, पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि देखिए इसमें पार्टिकल ज़्यादा हैं, अब इसमें से आराम से जो है ध्वनि तरंगे बहुत ही तेज़ी से जाएंगी, और इसमें पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, ध्वनि तरंगे जो है उतना तेज़ से इसमें नहीं जा पाएंगी, इसलिए इसमें कम हो जाता है। ये हो गया दोस्त। अगर हम लोग इसके कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर अगर चर्चा करें तो ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो अब अगर हम लोग थोड़ा सा इसके पिच भी बात करें, इसके गुण के, इसके गुण जो होता है ध्वनि तरंगों को गुण क्या होता है, इसके गुण में सबसे पहला आता है पिच। पिच क्या होता है दोस्त, पिच ऐसा होता है कि जो आवाज़ को मोटा या पतला कर देता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एक शेर की दहाड़ और एक मच्छर का भिनभिनाहट, इसमें पिच किसकी ज़्यादा है, तो पिच इसमें मच्छर की ज़्यादा होगी, क्योंकि मच्छर के जो भिनभिनाहट है उसमें आवृत्ति ज़्यादा है, और शेर की जो है जो दहाड़ है उसमें आवृत्ति कम है। यानी पिच किस में ज़्यादा हुआ, मच्छर में। प्रबलता तो शेर की ज़्यादा है। जैसे एक हार्स पावर का मोटर होता है, उसे अगर उसमें फोर्स पानी का बहुत ज़्यादा होता है, अगर 5 हार्स पावर वाले मोटर से अगर देखेंगे उसमें पानी की जो है फोर्स कम होता है। इसी प्रकार जो है आवृत्ति अगर ज़्यादा रहेगी तो उसमें पिच भी ज़्यादा रहेगा, उसकी आवाज़ बहुत तीखी होगी। अगर आवृत्ति कम है तो उसकी पिच भी बहुत कम होगी, और यानी कि उसकी जो है ये आवाज़ बहुत जो है पतली होगी, मोटी होगी। तो ये हम लोगों ने देख लिया। पिच क्या बताता है, आवाज़ की मोटा पतला, मोटा और पतला। जैसे आदमी औरत हो गए, इनका भी आवाज़ जो है मोटा पतला होता है। तो कहा जाता है औरतों की जो पिच होती है वो ज़्यादा होती है, यानी आवृत्ति ज़्यादा होती है, और आदमियों की जो आवाज़ होती है उसकी पिच जो है कम होती है, इसलिए आदमी का आवाज़ थोड़ा भारी होता है। इसका एक उदाहरण और है, अगर हम लोग बात करते कोई किसी व्यक्ति का अगर गला बैठ जाता है तो उसकी जो है पिच कम हो जाती है, उसकी आवाज़ जो है भारी भारी निकलती है। और क्या है, जब उसका गला जैसे जैसे ठीक होता है तो उसकी पिच जो है थोड़ा सा सही हो जाता है, उसकी गले की आवाज़ सही हो जाती है, यानी उसका आवृत्ति बढ़ जाता है। यही होता है। अगर एक बात इसमें और आता है, इसमें
एक होता है कि इसमें जो है और बात आती है व्यतिकरण, व्यतिकरण होती है इसमें। व्यतिकरण में दोस्तों ये क्या होता है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो होती है, इंटरफेरेंस में क्या होता है दोस्त, जब दो तरंगे जो है एक समान दो तरंगे साथ साथ चलती हैं तो कहीं रास्ते में जो है आपस में मिल जाती हैं। उन मिलने की वजह से कहीं पर आवाज़ जो है उनकी कहीं ज़्यादा हो जाती है और कहीं पर कम हो जाती है, तो इसी को कहा जाता है व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में ये दोस्तों दो प्रकार, जैसे मान लीजिए आप हो, आपका दोस्त हो, अलग अलग कमरे में पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें होता क्या है, अगर आप लोग सोचे कि यार हम लोग कहीं साथ साथ हो जाते हैं, आप लोग अगर साथ साथ हो गए तो अगर आपकी पढ़ाई जो है पहले दोनों जितनी हो रही थी उससे अच्छी होने लगी, तो इसे को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव जो है व्यतिकरण हो गया, कंस्ट्रक्टिव जो है इंटरफेरेंस हो गया। अगर आप दोनों के मिलने की वजह से आपकी पढ़ाई और चौपट हो गई तो इसे ही डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशी जो है व्यतिकरण इसको कहा जाता है। तो कहीं कहीं आवाज़ें जो है वो जो एक साथ निकलती हैं और आपस में कहीं जाके जो है उनका जो है कंपोज्ड हो जाती हैं और उनकी वजह से कहीं कहीं आवाज़ों की जो है प्रबलता एकदम जो है उनकी परिणामी तीव्रता कम हो जाती है, उनकी तीव्रता कम हो जाती है, तो इसे विनाशी। अगर कहीं अधिक हो जाती है उनके मिलने की वजह से तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। तो हम लोगों ने ये देख लिया, इन सभी बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए।